चलिए भाई बच्चे, आज फिर से हम लेके आए हैं इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आज तो जो क्वेश्चन आए हैं ना आपके सामने, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होंगे जिसको आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी आप नहीं कर सकते क्या ये प्रश्न इस प्रकार हल होंगे। देखने से क्वेश्चन बड़े लगेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखने से क्वेश्चन बड़े लगेंगे लेकिन सॉल्यूशन उसका थोड़ा सा ट्रिकी होगा। मैं फिर से यही बोलता हूँ बच्चे आपसे, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस इतना है कि केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, जबकि फिजिक्स के आपके न्यूमेरिकल में थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन करना हलवा हो जाएगा। अभी आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर 2020, 19 और जितने वर्षों में आए हुए हैं, मैंने 2020-19 का मैं देखता हूं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रश्न बहुत साल से चले आते हैं। तो 2020-19 में जो प्रश्न आए हैं आपके सामने, आपको विश्वास नहीं होगा, आपके ब्लैक बोर्ड पर 6 नंबर पड़े हुए हैं और 6 नंबर मात्र मैं बता रहा हूं बच्चे को जो इसको ट्रिक समझ में आ गया वो 2 मिनट में कर पाएगा, जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गया। ठीक है, तो चलिए अब बिना आपका समय वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपका अपने गुरुकुल चैनल में, गुरुकुल परिवार में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रदर्शित परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यदि वी ए ग्रेटर देन वीबी, मतलब वीबी जो बड़ा है, बिंदु बी पर जो विभव है, समझिएगा ध्यान से, इसके कहने का अर्थ क्या है, ए और बी के बीच हमें क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। जबकि बिंदु ए पर विभव बिंदु बी के विभव से कम है या बिंदु बी पर विभव ए से अधिक है, दोनों का अर्थ सेम है। अब क्या किया जाए ऐसे क्वेश्चन में, कुछ सोचिए जैसा विचार कीजिए। भाई दो बिंदु आपको दिए हुए हैं ए और बी पर हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो बहुत जो साइंटिस्ट होंगे बताएंगे सर जी ये और ये दोनों क्या है ना, श्रेणी क्रम में है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। इतना इजी सा क्वेश्चन है। गलत है, गलत है। ऐसा तब होता बच्चा जब ये न दिया रहता। ये समझ रहे हैं, इसको देखते ही बम समझ जाइए, बम। ये क्या है, बम है। अब तब कैसे होगा आप ही बता दीजिए, जब ये बम है तो आप ही बताइए तब कैसे होगा। तो ध्यान सुनिएगा, बिंदु बी पर विभव क्या अधिक है और बिंदु ए पर विभव क्या है, कम है। फिर से सुनिए, बिंदु बी पर विभव क्या है, अधिक है, बिंदु ए पर विभव क्या है, कम है। अब इसको देखिए, ये हमारा पीएन क्या है, पीएन ट्रांस, हाँ सर जी ये तो कुछ पीएन दिखाई दे रहा है, पीएन ट्रांजिस्टर। अरे ये, हाँ ये तो पीएन ट्रांजिस्टर है। हो गया, बस यही आपको पकड़ना था कि ये पीएन ट्रांजिस्टर है। अब इसको देखिए, ये अग्र दिशक है, पश्च दिशक है, तो आप देखेंगे तो ये देखिए बी अधिक है और पी कम है, यानी कि ये पश्च दिशक है। जब ये पश्च दिशक है तो ये अनुपस्थित होता है, यानी कि करंट यहां से पास ही नहीं करेगा बच्चा। समझ जाइए। आप इसको समझने के लिए ये भी समझ सकते हैं कि यहां पे होल कर दीजिए, समझ लीजिए तार टूटा हुआ है, मैंने उसको हटा दिया तो इसके बीच से कुछ पास ही नहीं करेगा, तो बचा कौन सा प्रतिरोध, 10 ओम का। इसका उत्तर यही है, आंसर बस यही है उत्तर। उत्तर भी लिख दे रहे हैं हिंदी में आप लोग के लिए, लीजिए क्या है इसका उत्तर, कि बिंदु, अच्छा बस ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ये करेक्ट इसका डिफिनीशन ऐसे नहीं होगा कि बिंदु ए और बी के बीच 10 ओम प्रतिरोध, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे। लिखेंगे चूंकि बिंदु बी का विभव ए से अधिक है, अतः ट्रांजिस्टर पश्च दिशक है। ठीक, तब यहां पे अब लिखेंगे अतः बिंदु, में यहां पे लिख देता हूं, अतः बिंदु ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध दस ओम है। समझ में आया? वही अग्रदिशक होता क्या, अग्रदिशक अगर होता तो हम लोग जोड़ देते सिंपली, जैसे हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में। यही चीजें आपको यहां पर समझने की आवश्यकता होगी।
यही चीजें आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता होगी कि अगर यहाँ पे दिया है हमें क्या, ट्रांजिस्टर, तो इसका कुछ मतलब खतरा है। ठीक, समझ में आ गया? तो ठीक, समझ में आ गया तो बताइए भाई, 2 नंबर आप पा चुके हैं, कुछ नहीं करना था, बस ऐसे लिख देना था। 2 नंबर पा चुके हैं, विश्वास होगा आपको, आप 2 नंबर पा चुके हैं। चलिए, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे ने ये प्रश्न सही किया होगा, और जिन्होंने किया होगा उसका अर्थ वो है कि उन्होंने ट्रांजिस्टर अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आप भी ट्रांजिस्टर अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं तो कमेंट करिए, मैं ट्रांजिस्टर को एक वीडियो में सारे ट्रांजिस्टर को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। आइए, यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए तो नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बोल रहा है? प्रकाश की चाल कितनी होती है सर जी? नहीं पता। 3 × 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भूल गए, मीटर पर सेकंड, सॉरी स्क्वायर नहीं। प्रकाश की चाल 1/3 हो जाए तो उस स्थिति में नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। अच्छा, नाभिक की बंधन ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? हमको पता है कि E = mc²। तो ऐसे हम लिखेंगे प्रारंभ में, जब लिखने का तरीका भी आपको बता रहा हूं, जब प्रकाश की चाल c थी तब नाभिक की बंधन ऊर्जा E1, तो यहां पे लिखेंगे E1 = mc²। क्या लिखा मैंने? फिर से देखिए, E1 = mc²। अब चूंकि अब नाभिक की, क्योंकि अब जब, फिर लिखेंगे जब, दूसरा पॉइंट, जब प्रकाश की चाल क्या हो जा रही है? c/3, 1/3 हो जा रही है ना। जब प्रकाश की चाल 1/3 हो जाती है, इसको समीकरण 1 बना लीजिएगा। जब प्रकाश की चाल 1/3 हो जाती है तब नाभिकीय बंधन ऊर्जा E2 बराबर क्या हो जाएगा सर जी? mc²/3 हो गया गलत। द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन c क्या हो गया? c/3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? mc²/9। अब कुछ नहीं, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, मेन गलती बच्चे वही स्क्वायर वाले में ही कर देते हैं, नहीं तो अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तब आपको बस क्या करना है? समीकरण 1 से 2 को भाग देने पर, 1 से 2 को भाग दीजिए, 2 से 1 को भाग दीजिए, 1 से या 2 से 1 को भाग दे दीजिए, 2 से 1 को भाग देने पर, भाग देने पर, तो 2 से 1 को भाग देने, तो पहला क्या है हमारा? तो ये आ जाएगा E1/mc², और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? ये E2 आ गया, तो दूसरा हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? mc²/9, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? E1/E2, और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9। तब इसका अर्थ हम लोग क्या लिख सकते हैं? E2 कितना है, तब नाभिकीय ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम यहाँ से करेंगे ना कि यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से हमें E2 निकालना है, क्योंकि तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। तब E2 क्या हो जाएगी? E1 की 9वें भाग के बराबर हो जाएगी। यानी कि जब प्रकाश की चाल क्या होगी? जब प्रकाश की चाल 1/3 होगी तो बंधन ऊर्जा 1/9 भाग हो जाएगा। प्रारंभिक बंधन ऊर्जा का 1/9 भाग हो जाएगा। इस प्रकार आपको पेपर में लिखना भी है और करना भी है। अब इससे अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता कि कोई आपको समझा पाएगा। मैं एक एक लिखने का तरीका भी आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि देखिए बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ देखते हैं वही लिखते हैं। तो आप पेपर में लिखते समय भी इन बातों का ध्यान रखें। समझ रहे हैं? पेपर में लिखते समय भी इन बातों का ध्यान रखें जो चीज़ें हम आपको बताते हैं।
जिस प्रकार ये हम आंसर को आउटलाइन करते हैं इस प्रकार आपको भी ब्लैक पेन से आउटलाइन करना है, लेकिन अभी नहीं, कब? पेपर में कब? पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद, जब समय बचे तब। क्या बोला मैंने फिर से? पूरा पेपर करने के बाद जो समय बचे तब। ये नहीं कि ये आउटलाइन करने के चक्कर में पेपर हो गया खत्म, छूट गए 2 क्वेश्चन, ले भैया ये क्या हुआ। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए भाई। और मैं बता रहा हूं, अगर आता हुआ क्वेश्चन पेपर में छूट जाए तो यहां से दर्द होता है। अगला पेपर ही हमको लगता है कुछ बचे तो बेकार दिखा जाते हैं, लेकिन हो रहा, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन वो क्या करें, अंदर से अंदर उनको खाई जाती है बात। तो इन सब बातों का ध्यान रखें आप लोग भी। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, फिर आपके सामने 2 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी आप ही को देना। अच्छा सॉरी, तेरह में, ठीक, ये वाला सर बताइए। ठीक, चलिए, ये बच्चों को लिखना जरूरी होता है ना भाई, लोग कहेंगे कब कब आया है भाई। ये वाला प्रश्न देखिए, फिर से वही चिकोटी काटने वाला क्वेश्चन है, परेशान करने वाला आपको। पढ़िए पहला प्रश्न। दिए गए चित्र में प्रणालिका में स्थायी धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। ए से बी की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। प्रेरित धारा किस दिशा में होगी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ए से बी की ओर, बी से ए की ओर। लगे सोचने आप भी। ऐसा तो कोई क्वेश्चन, ऐसा फॉर्मूला है, प्रेरित धारा निकाले कैसे, दिशा कैसे निकाले, ऐसे निकाले, वैसे निकाले, ये नियम लगाएं, वो नियम लगाएं, अंगूठे का नियम लगाएं, लगे सब दिमाग लगाने, फराडे का नियम लगाएं, पिच का नियम लगाएं, लगे सब दिमाग लगाने। लेकिन आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। इतना दिमाग से सोच सकते हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन के बारे में नहीं सोच सकते। पढ़िए ध्यान से। दिए गए चित्र में प्रणालिका में स्थायी धारा, बस ये पकड़ना था, स्थायी धारा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब स्थायी धारा बहती है किसी प्रणालिका में, तो धारा प्रेरित ही नहीं होती, कोई प्रेरित धारा उत्पन्न ही नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है फिजिक्स को अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए। 2 नंबर था, क्या लिखना था इसमें कि धारा प्रेरित ही नहीं होगी। भाई स्थायी धारा बहेगी, जब परिवर्तित धारा बहेगी तब ना उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। यहाँ पे धारा तो स्थायी है, तो प्रेरित धारा उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन उसने पूछा कैसे, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि ए से बी तक प्रेरित धारा किस दिशा में होगी, मान क्या होगा, नहीं होगा, होगी कि नहीं होगी, नहीं पूछा। उसने ये नहीं पूछा कि प्रेरित धारा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। अगर ये पूछ देता तो आप ये सोचने लगते होगी कि नहीं होगी, फिर देखते स्थायी धारा नहीं। वो आपको घुमाना चाह रहा था, इसलिए उसने दिया दिशा कैसी होगी। जब ये पूछेगा तो आप सोचेंगे प्रेरित हो रही होगी, तभी ना दिशा पूछ रहा है। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पे गया ही नहीं। ये चीज इस क्वेश्चन में पकड़ना था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। चूंकि धारा ए से, चूंकि धारा स्थायी है, अतः कोई प्रेरित धारा उत्पन्न ही नहीं होगी। अतः कोई प्रेरित धारा उत्पन्न ही नहीं होगी। जानते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन सही करके आते हैं ना, तब एग्जामिनर समझ जाता है नहीं 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 नहीं, बंदा रटा नहीं हुआ है, समझा हुआ है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि जिस वर्ष 2020 में जब ये क्वेश्चन आया है, 19 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है, उस वर्ष इस 1000 में से 1 बच्चे ने इस प्रश्न को सही किया होगा। भाई पढ़ने वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा है। देखिए, दिमाग को जिंदा रखने वाले स्टूडेंट ही असल स्टूडेंट होते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, आंसर लिखते समय थोड़ी सी राइटिंग खराब हो जाए चलेगा, क्वेश्चन पढ़ते समय नहीं चलेगा। जब क्वेश्चन गलत पढ़े तो कितना भी सुंदर लिखिए, आंसर गलत हो जाए, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़े तो। इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ये समझ रहे हैं।
अब जिस एग्जामिनर जो कॉपी जांच रहा होगा, एक का गलत, दो का गलत, तीन का गलत, जो 1000 में एक बच्चे का सही निकला होगा, क्या सोचा होगा, बच्चा पढ़ा है तो और भी क्वेश्चन कैसे आएंगे, सही जाएंगे। और ये 100% है कि 2 क्वेश्चन हर एक वर्ष देखा गया है, 2 क्वेश्चन ज़्यादा नंबर के नहीं आते हैं, 2-2 नंबर वाले और 1-1 नंबर वाले में आपको चिकोटी जरूर काटेंगे, परेशान जरूर करेंगे, ऐसे प्रश्न कि आप न कर पाए उस प्रश्न को। और सभी प्रश्न ऐसे ही रहेंगे, प्रीवियस ईयर से मिलते जुलते रहेंगे, ऐसे रहेंगे। और इस प्रकार के प्रश्न कभी कभार प्रीवियस ईयर से मिलते हुए आ जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो वहां पे आपको दिमाग जिंदा रखना होगा। छोटा सा प्रश्न है, इसको जो कर देगा एग्जामिनर को निश्चित अच्छे मार्क्स देगा। इसके अलावा भी नंबर मिलेंगे, आप भले गलत करके आए, वो समझेगा बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है, हल्का। परिभाषा वाले पे तो आपका 1 नंबर काटेगा भी नहीं, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूं, 1 नंबर भी नहीं काटेगा परिभाषा वाले पे। भले क्वेश्चन आपने गलत किया हो तो काट सकता है, लेकिन परिभाषा पढ़ेगा, अच्छा गुलाम करनी, ना राइटिंग पे काटेगा ना कुछ पे, ले बेटा 3 नंबर तुमने, ये बच्चा पढ़ा हुआ है। ये चीज आपको एग्जामिनर के माइंड में क्रिएट करना होगा, और वो सिर्फ आप कर सकते हैं, वहां पे कोई और नहीं कर सकता। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। पहले इसको अब करने से पहले जो पूछता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, सिंपल सी बात है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है सर जी? क्रांतिक कोण, हाँ सर जी, क्रांतिक कोण होता है sin c बराबर 1/n। अच्छा, तब सर जी यहाँ पे तो n दिया ही नहीं हुआ है। अरे n इसलिए आपको नहीं दिया क्योंकि n आप निकालने में सक्षम हैं। अब n में आप परेशान हो जाएंगे, n = ये होता है वो होता है, नहीं। n होता क्या है? अपवर्तनांक। बस देखिए ये आ गया, आपको इनिशियल पॉइंट पे लेके आ गया ये क्वेश्चन। अपवर्तनांक क्या होता है? जिसको अपवर्तनांक पता है ये प्रश्न कर पाएगा। अब ये नहीं कि sin r/sin i, नहीं, वो वाला फॉर्मूला नहीं, स्नेल का नियम छोड़ दीजिए। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक, हाँ सुनिए, अपवर्तनांक क्या होता है, जिसको पता है अच्छी बात है। वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तन नहीं मैंने बोला, अपवर्तनांक आपसे पूछा था। अपवर्तन और अपवर्तनांक में अलग है। अपवर्तन तो प्रकाश की किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है, दूसरा अपवर्तन कर देते हैं। लेकिन अपवर्तनांक क्या है? तो प्रकाश में या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक है। तो बस हो गया, यही चीज इसमें बताना था आपको। तो n बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल ठीक बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको कौन बताएगा भाई? इतने इजी तरीके से मैं समझाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा आपसे सपोर्ट मांगता हूँ, आप नहीं करते हैं। वायु प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ और माध्यम प्रकाश की चाल आपको दिया हुआ है 1.5 × 10⁸ से 10⁸ और 1.5 से 3 कटेगा 2 बार में, यानी कि n क्या आ गया? 2। अब यहां से आपको निकालना है क्रांतिक कोण, निकाल लीजिए। sin c बराबर 1/2। अब आप मैथ पढ़े होंगे तो 1/2 साइन के कितने अंश का मान होता है? तो sin c बराबर भैया sin 30 अंश। तो c बराबर कितना आ गया? 30 अंश, यानी कि जैसे लिखेंगे क्रांतिक कोण बराबर 30 अंश। कभी कभी आपको इनिशियल पे ले आएगा, इसीलिए कहा जाता है ना, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, न कि फॉर्मूले रटना। अब बच्चे यहाँ पे n निकालने के लिए क्या सोचते? sin i/ sin r, ये सारी चीजें सोचने लगते दिमाग में। लेकिन नहीं, पहले तो जो पूछा उसका फॉर्मूला लिखो। मैं हमेशा ये कहता हूँ, न्यूमेरिकल हल करने का एक तरीका है जो मैं वीडियो में एक बता चुका हूँ, उस वीडियो को जरूर देखें, आपसे भी न्यूमेरिकल हल होने लगेंगे। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले
क्वेश्चंस की ओर। चलिए भाई, एक छोटा सा प्रश्न है जो बार बार आ रहा है पेपर में, इसको जरा सा देख लेंगे। 10 पिको फैराडे का एक संधारित्र है, 10 पिको फैराडे का एक संधारित्र है, और मतलब सी कितना दे दिया हमें, इसी को नोट करते जाएंगे थोड़ा सा। सी कितना दे दिया, सी कितना दे दिया हमें, 10 पिको फैराडे, यहीं पे चेंज कर लेते हैं। पिको फैराडे कौन बताएगा, एक पिको में कितने मीटर, बताइए भाई। 10 पिको फैराडे दिया हुआ है, कौन बताएगा, जल्दी 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 जल्दी। 10 की घाते, एक पिको फैराडे में 10 घाते माइनस, ये तो 10 हो गया, गुणे 10 घाते माइनस 12 फैराडे, तो ये क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू हमारा 10 घाते माइनस 11 फैराडे। छोटी छोटी चीज़ें जो आपके आनी चाहिए। अच्छा, संधारित्र 50 वोल्ट के विभव, V इक्वल टू 50 वोल्ट, चलिए सर ठीक है। बैटरी जुड़ा संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, कुछ नहीं करना है इसमें। स्थिर वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, U इक्वल टू हाफ QV। अब अगर आप देखेंगे तो Q इक्वल टू CV भी होता है, Q इक्वल टू CV भी होता है, तो यहाँ से हम Q इक्वल टू CV रख दे रहे हैं, तो U इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। इस पर रख के फॉर्मूला सॉल्व कर दीजिए, तो U इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे C आ जाएगा हमारा, C कितना है, गुणे 10 घाते माइनस 11, और अगर V का स्क्वायर करते हैं यानी इसका, तो ये आ जाएगा हमारा 2500। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 25 में 1.5 का भाग दें 12.5, और ये 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 घाते माइनस 9। ऊर्जा किसमें, जूल में। आंसर आपके सामने है। क्या प्रश्न बहुत ही हार्ड था, क्या प्रश्न बहुत ही हार्ड था। तो ऐसे ऐसे ही प्रश्न बच्चे आपके बोर्ड में आते हैं। हाँ, अभी कुछ बड़े प्रश्न हैं जिनको मैं अलग से करवाऊंगा, ठीक है, जो बड़े प्रश्न हैं उनको मैं अलग से करवाऊंगा। पहले जो आपको समझने वाले प्रश्न हैं, पहले इससे नंबर बटोरते चलिए, ठीक है, इससे नंबर बटोरते चलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ और नए प्रश्नों के साथ बच्चों। तो आपका और हमारा साथ इसी प्रकार बना रहे, मन लगाकर पढ़िए बच्चों, जम के पढ़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अलविदा।